अभी तक मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था कि हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बना सकते हैं। तो आपके इसमें भी आया हुआ है, आप सबसे अपना बना करके, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप बना के देखिए। और अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इस तरह से एक वैलेंसी बनाने के लिए, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, 2 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, और 3 बॉन्ड बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इसके अलावा कार्बन के अंदर देखो और क्या होता है कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होना है उनके अंदर क्या होता है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स, सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमेशा इनका लो रहता है, ठीक है ना, कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड। देखो आयन बॉन्ड जो होते हैं ना, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो उतना ही ज़्यादा उसके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हो जाएंगे। और कार्बन जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना, वो हमेशा लो रहते हैं। ये एक बात याद रखने की है। और कार्बन जो होता है ना, अब इसके अंदर मेन जो आता है ना वो है कि ये मतलब नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है ना। गुड कंडक्टर ऑफ एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम कार्बन के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, जितना हम लोग अभी इस आपके इस स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना कार्बन के बारे में था वो हम लोगों ने सब पढ़ लिया। सेकंड टॉपिक जो आता है ना वो है एलोट्रॉप्स। देखो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। एलोट्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना वो सेम होती है, ठीक है। तो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि who compounds who have same chemical property but different फिजिकल प्रॉपर्टी। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एलोट्रॉप्स जो होते हैं ना उनका एलिमेंट सेम ही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल बता देती हूँ ताकि आप उसको कंपेयर करते जाएं जो जो मैं बोलती जा रही हूँ। जैसे कि एक डायमंड है और दूसरा ग्रेफाइट है। कार्बन के जो एलोट्रॉप्स जो ऑन दी अर्थ स्टेबल मोड पे मिलते हैं वो है डायमंड और ग्रेफाइट। और अभी एक नया हुआ है जिसे हम कहते हैं फुलरीन। तो फुलरीन जो है उसके बारे में अभी इतना ज़्यादा पता नहीं चला है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। मेन जो हम लोगों को अभी तक ध्यान थे वो है हमारे पास डायमंड और ग्रेफाइट। तो देखो डायमंड और ग्रेफाइट जो है ना वो दोनों का जो बेसिक एलिमेंट है दोनों ही कार्बन से बने हैं। डायमंड जो है उसमें भी सिर्फ कार्बन है और ग्रेफाइट में भी सिर्फ कार्बन से ही मिलकर के बना हुआ होता है। लेकिन दोनों के अंदर जो एटम्स की जो स्ट्रक्चर होता है ना अलग अलग होता है ना। क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर है इनका। क्या है इनका? डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर है। देखो डायमंड जो होता है ना उसके अंदर ऐसे एक टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है 3D वाला, यानी कार्बन की जो चारों वैलेंसीज हैं वो कार्बन से ही पूरी होती है। और इस तरह से फिर ये वापस से इससे फिर से कार्बन की 4 वैलेंसी, इस तरह से ये एक बहुत
डेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। कार्बन की चारों वैलेंसी कार्बन से ही कंप्लीट होती है, ये डायमंड में है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राहेड्रोन। टेट्राहेड्रोन स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है कि एक कार्बन जो है ना वो दूसरे कार्बन की 3 वैलेंसी से ही जुड़ा हुआ रहता है इसकी, और एक वैलेंसी जो है ना वो इसकी हमेशा फ्री रहती है, ठीक है। और इस तरह से ये एक हेक्सागोन की परत बना लेता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरह से ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और इनकी क्या होती है, लेयर्स होती हैं। ग्रेफाइट के अंदर क्या है, कार्बन की लेयर्स होती हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, लेयर्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना, विच अरेंज इन हेक्सागोनल स्टाइल, ठीक है। और है ना, इसके अंदर क्या होता है, ऑल 4 वैलेंसीज आर satisfied with other 4 carbon. Only 3 valencies are satisfied by carbon and 1 valency is always empty, ठीक है ना। एक वैलेंसी इसकी हमेशा खाली रहती है। देखो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर तो हमको समझ में आ गया, क्योंकि ये एकदम डेंस स्ट्रक्चर है, चारों कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं कार्बन के, इसलिए एकदम डेंस होता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपके देखो बुक में एक एग्जाम्पल बताया हुआ है इसको किस तरह से होता है। देखो इसका स्ट्रक्चर ये है, और इसके अंदर क्या है, देखो ये हेक्सागोनल की परत है, एक के ऊपर एक है, और दो जो लेयर है ना, जैसे ये एक हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एक और ये आ गया, फिर इसके ऊपर वापस आ गया। तो ये इस तरह से मैं जैसे पेजेस के ऊपर पेजेस रखे ना हमारी बुक में, पेज के ऊपर ये एक और पेज आ गया। तो ये क्या होता है, एक परत जो होती है ना, और अगर हम इनको एटॉमिक जा कर के देखें, इतना माइक्रोस्कोपिक देखें, तो हमें पता चलेगा कि देखो एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। ये जो आपको डैश डैश वाली लाइन दिख रही है ना यहाँ पर, ये जो डैश डैश वाली लाइन दिख रही है, ये एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच का गैप है। तो ये गैप काफ़ी होता है, ठीक है ना। और एक वैलेंसी इनकी हमेशा फ्री है, जो दूसरे जो लेयर का कार्बन है ना उसके साथ में ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना दूर होते हैं कि वो बॉन्ड बन नहीं पा रहा है। तो ये लेयर्स जो होती है ना वो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं। जैसे कि मैं एक पेज को दूसरे पेज के ऊपर ऐसे ग्लाइड कर सकती हूँ ना, देखो ये ऐसे ग्लाइड हो रहा है ये, तो ये ऐसे ग्लाइड करती हैं। और इस वजह से इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये इतना हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है। तो डायमंड और ग्रेफाइट आप देखो दोनों कार्बन से बने हुए हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल माना जाता है, एलिमेंट माना जाता है कि इससे ज़्यादा डायमंड से ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है। और ग्रेफाइट जो होता है ना वो इतना सॉफ्ट होता है कि अगर हम उसको चाहें तो नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। और ये है हमारा नया जो अभी ये ना फुलरीन है, और ये बकमिंस्टर, इसका जो साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी की थी ना, ये उनका नाम है बकमिंस्टर, ऐसे इसका नाम है फुलरीन, ठीक है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कार्बन 60। ये आप हमेशा याद रखना कि इसका एक मॉलिक्यूल जो है ना, ये ये बकमिंस्टर फुलरीन जो हम लोगों ने नया कार्बन का एलोट्रॉप डिस्कवर किया है, उसका एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 60 एटम्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 60 एटम्स होते हैं, इतना बड़ा ये एटम है, मॉलिक्यूल है। तो कार्बन 60 भी इसको कहा जाता है। तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। इसका नाम ऐसे फुलरीन है और इसको नॉर्मल लैंग्वेज में C60 भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन के एटम्स होते हैं, ठीक है।
अब हम वापस आते हैं डायमंड के ऊपर और ग्रेफाइट के ऊपर। अब चूंकि डायमंड जो है ना, इसकी चारों की चारों वैलेंसीज कंप्लीट हैं, इसलिए ये क्या होता है कि हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट जो है ना, उसकी आप देखो कि इसकी एक वैलेंसी फ्री है। एक वैलेंसी फ्री होने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास हमेशा फ्री है। तो ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से कंडक्ट करेगा, हीट को भी कंडक्ट करता है ये और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये इनके अंदर डिफरेंस आ गया कि ये हीट को कंडक्ट नहीं करता है और ग्रेफाइट हीट को कंडक्ट करता है। ये स्ट्रॉन्ग है, ये सॉफ्ट है, ठीक है। और इसके अंदर शाइनिंग होती है और ये एकदम स्पार्कलिंग शाइन होती है इसके अंदर। और ग्रेफाइट का जो है ना वो डल कलर का होता है, ब्लैकिश डल कलर का इसका कलर होता है। तो ये इनके अंदर देखो सिर्फ एक कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है, दोनों की स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ कार्बन ही कार्बन है, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है। तो डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस भी आप याद रखना। मैं आपको इसके एक बार सारा ये जो आपने डिफरेंस है यहाँ पर है ही सही, मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ आगे के पेज पे। देखो ये डायमंड है, ये ग्रेफाइट है। तो देखो डायमंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ये सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई और लो मेल्टिंग पॉइंट इसका, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सॉफ्ट होगा, है ना। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एकदम शाइनी होता है और ये डल कलर का होता है, डल ग्रेइश ब्लैक कलर होता है इसका, ठीक है ना। ये ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। और इसके अलावा इनके अंदर और डिफरेंसेस बस यही है इसके अंदर, और इनके हिसाब से इन्हीं को यूज़ कर लिया जाता है। और बकमिस्टर फुलरीन के बारे में और कुछ खास पता नहीं है, सिर्फ इतना हमेशा याद रखना कि उसको कार्बन 60 कहते हैं, एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो CBSE के जो बच्चे हैं ना, उनका कोर्स यहाँ तक ख़त्म होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में से ऑलमोस्ट सब कुछ डिलीट कर दिया गया है, सारा का सारा ही डिलीट कर दिया गया है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, नॉमेनक्लेचर्स, उसके बाद सोप, डिटर्जेंट, ये सब कुछ इसमें से डिलीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है ये CBSE के लिए फुल हो जाता है। लेकिन फिर भी एक मैं आपको थोड़ा सा स्मॉल आइडिया जो है वो हाइड्रोकार्बन्स में, जो मेन जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, और हल्का फुल्का एक आपको आइडिया होना ही चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा सा और इसको डिटेल में थोड़ा सा आगे और पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि अगर कभी बाय द वे कोई क्वेश्चन ऐसा आ ही जाए तो आप लोग एकदम शॉक्ड ना हो जाओ कि ये क्या हो रहा है। तो इसके आगे यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। अब ये जो है ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जितना डिलीटेड कोर्स है उसके हिसाब से तो आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बताऊँगी जो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना।